हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब आप अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि माँ बाप का सपना पूरा करने वाला करंट अफेयर्स डेली आपको 8 से 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से संबंधित कवर करता है। और साथ में हम पढ़ते हैं डेली गायत्री मंत्र, जिसके माध्यम से 1 से 2 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके के रूप में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे मोटिवेशनल कोट के बारे में। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख काटने जरूर आएगा। दोस्तों, जब आप लगातार प्रयास करते हैं, जब लगातार आप मेहनत करते हैं और उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं, तो लोग आपको आपके पंख काटने के लिए जरूर आएंगे। यानी लोग आपके बीच में रोड़ा अटकाने का काम करेंगे, आपको पीछे धकेलने का काम करेंगे, लेकिन आप लगातार मेहनत करके, लगातार प्रयास करके आप अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। अब बात करते हैं यहाँ पर डेली गायत्री मंत्र के बारे में। यहाँ पर हमने 20 अनुच्छेद तक हमने कवर किया था, तो आज हम बात करेंगे अनुच्छेद नंबर 21। अनुच्छेद नंबर 21 में क्या लिखा हुआ है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यानी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण में क्या है कि आप अपने प्राणों की रक्षा, अपने शरीर की रक्षा जो है आप कह सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्रता दी गई है हमारे भारत के संविधान में। और ऐसा लिखा हुआ है 21 अनुच्छेद में। 22 अनुच्छेद में लिखा हुआ है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। यानी कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को 24 घंटे के दौरान, अगर किसी व्यक्ति को किसी स्थान से पकड़ा गया है तो उसे 24 घंटे के दौरान जज के सामने पेश करना होता है। अगर 24 घंटे के दौरान उसको पेश नहीं किया जाता तो उस पुलिस के खिलाफ, या उस आप कह सकते हैं उस क्षेत्र की पुलिस के खिलाफ कानून कार्रवाई की जा सकती है। और जो आने जाने में जो समय लगता है वो उसमें काउंट नहीं किया जाता। इसके साथ अगर बात की जाए अनुच्छेद नंबर 23, मानव और द्रोहपार और बलात्कार का प्रतिषेध। यानी मानव का व्यापार करना और आप कह सकते हैं उसके साथ आप कह सकते हैं कोई जबरदस्ती करना, यह निषेध किया गया है। ऐसा अनुच्छेद नंबर 23 में बताया गया है। 24 अनुच्छेद बड़ा इंपॉर्टेंट है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध किया गया है। ऐसा अनुच्छेद 24 में बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 25 में बताया गया अंतकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ऐसा अनुच्छेद 25 में बताया गया है। 26 अनुच्छेद में बताया गया कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। यानी हम जो भी धार्मिक कार्य करते हैं उसके लिए हम क्या हैं? स्वतंत्र हैं। हम कोई भी धार्मिक रूप से कार्य कर सकते हैं, किसी का सम्मेलन कर सकते हैं, उसको बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसा अनुच्छेद 26 में बताया गया है। 27 अनुच्छेद में लिखा गया है किसी वशिष्ठ धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संप्रदाय के बारे में स्वतंत्रता। यानी किसी भी धर्म को अगर हमने बढ़ाना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कर देने की स्वतंत्रता रखते हैं। यानी सरकार हमें उसके लिए, आप कह सकते हैं, हमें उसके लिए टैक्स देने की स्वतंत्रता है। हम सरकार से आप कह सकते हैं उसको कुछ ज़्यादा अगर चंदा आ जाता है तो उस रूप में हम सरकार को टैक्स देने की स्वतंत्रता रखते हैं। 28 अनुच्छेद में लिखा हुआ है कुल शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उत्तीर्ण होने के बारे में स्वतंत्रता। यानी जो हमारे शिक्षण संस्थान हैं उसमें हम धर्म से संबंधित शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और उसकी उपासना कर सकते हैं, उसके लिए भी हमारी स्वतंत्रता दी गई है। 29 अनुच्छेद में लिखा हुआ है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का मतलब है कि जो भी इंडिया में जिस भी जाति की आप कह सकते हैं, जिस भी धर्म की आपके जनसंख्या कम है, उसको अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल किया जाता है। जैसे आप कह सकते हैं अपने नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो उसमें मुस्लिम की संख्या कम है, इसलिए उसको अल्पसंख्यक वर्ग में रखा गया है। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए तो नॉर्थ ईस्ट में हिंदू धर्म जो है कम है, तो वहां पर उनकी जनसंख्या कम है, तो वहां पर उनको अल्पसंख्यक वर्ग में रखा गया है। तो उनके संरक्षण, उनके अधिकारों की बात का संरक्षण करने के लिए अनुच्छेद 29 में ऐसा लिखा गया है। अनुच्छेद 30 में लिखा गया है शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं वो अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उनके प्रशासन को बढ़ा सकते हैं, ये उनको अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 36 की अगर बात की जाए तो यहां से हमारे नीति तत्व शुरू हो जाते हैं और वो राज्यों की कल्याणकारी व्यवस्था के लिए शुरू किए गए। 37 में उनके बारे में बताया गया है कि कैसे उनको लागू करना नीति तत्वों को। 38 में लिखा गया है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना। यानी राज्य की लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना ही उनका परम कर्तव्य है। ऐसा नीति तत्वों में लिखा गया है। 39 अनुच्छेद में लिखा गया है समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। यानी सबके साथ समान न्याय किया जाएगा
और उनको निःशुल्क आप कह सकते हैं कानूनी सलाह दी जाएगी या कानूनी सहायता दी जाएगी। 40 अनुच्छेद बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायतों का गठन, यानी ग्राम पंचायतों का गठन आप कह सकते हैं नीति निर्देशिकाओं के माध्यम से अनुच्छेद नंबर 40 में दिया गया है। और सबसे पहले अगर पूछा जाए पंचायती राज कहां पर लागू किया गया, तो आप कह सकते हैं राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1969 को लागू किया गया था। 41 अनुच्छेद में लिखा हुआ है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, यानी कोई परिस्थिति ऐसी हो जाए तो उस स्थिति में के अंदर हम कोई भी वर्क कर सकते हैं, वहां पर कोई भी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं और लोगों से सहायता पाने का अधिकार भी वहां पर हमें मिल जाता है, ऐसा अनुच्छेद 41 में लिखा गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए 42 अनुच्छेद की, तो 42 अनुच्छेद में लिखा गया काम की न्याय संगत और मनोचित तथा प्रसूति सहायता का प्रबंधन, यानी आप कह सकते हैं नीति निर्देशिकाओं के माध्यम से अधिकार दिया गया है कि हमें काम के प्रति हम क्या होंगे, निष्ठावान होंगे और उसके प्रति हमें न्याय दिलाया जाएगा। और किसी भी दिशा में अगर कोई महिला है उसकी आप कह सकते हैं उसकी डिलीवरी करवानी है तो उसको अच्छे ढंग से हम सुविधाएं प्रदान करके उसके लिए हम उसको न्याय दिला सकते हैं, ऐसा अनुच्छेद 42 में बताया गया है। अनुच्छेद 43 में बताया गया कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, यानी जो भी आप कह सकते हैं मजदूर हैं या काम करने वाले लोग हैं उनके लिए आप कह सकते हैं समान अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 43 क्या में लिखा हुआ है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, यानी जो उद्योग हम बनाते हैं उनमें क्या करना है, उन कर्मचारियों को भाग लेने की अनुमति दी गई है। अनुच्छेद 44 में लिखा हुआ है नागरिकता के लिए एक समान सिविल सहायता, यानी आप कह सकते हैं सभी नागरिकों को वहां के क्षेत्र का वहां के राज्य का पूर्ण रूप से अधिकार देना। और सबसे पहले समान सिविल संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है गोवा। और वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो उत्तराखंड भारत का एक ऐसा राज्य बना है जहां पर एक समान सिविल संहिता लागू की गई है। अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, यानी नीति निर्देशिकाओं के माध्यम से भी ये लिखा गया है कि बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और उनको 6 से 14 वर्ष तक सरकारी स्कूलों के अंदर, प्राइवेट स्कूलों के अंदर निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। इसके साथ हम बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। हाल ही में अगर बात की जाए डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो यह किया है अग्नि प्राइम का, यानी अग्नि प्राइम जो है डीआरडीओ के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल का आप कह सकते हैं सफल परीक्षण किया गया है। इसी प्रकार से अगर बात करें हम हाल ही में स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड और डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम को उड़ीसा के तट पर सफल परीक्षण किया, यानी इसका सफल परीक्षण कहां पर किया है, उड़ीसा के तट से आप कह सकते किया है, जहां पर चांदीपुर आप कह सकते हैं एक स्पेस सेंटर है, वहां से इसका आप कह सकते परीक्षण किया गया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ और एसएफसी और सशस्त्र बलों की को इस टेस्टिंग के लिए बधाई दी है। और अग्नि प्राइम 2 स्टेज वाली सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। कई बार क्वेश्चन आता है कि अग्नि प्राइम किस प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है, तो यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसके साथ अगर बात की जाए वर्तमान समय में अगर बात की जाए डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो उनका नाम है डॉक्टर सुब्रत रक्षित। और आप कह सकते हैं 31 मई 2023 को ये महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। डीआरडीओ का गठन कब हुआ, 1 जनवरी 1958 को गठन हुआ और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, दिल्ली में है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन अभी तक मैंने करवाए सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए डीआरडीओ की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी, डायरेक्टर जनरल कौन बनी, तो उनका नाम है जे मुंजाल बनी डीआरडीओ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल। डीआरडीओ की स्थापना दिवस अगर बात की जाए हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है। और इसका आप कह सकते हैं जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, बलस्य मूलम विज्ञानम, शक्ति का स्रोत विज्ञान है जो राष्ट्र को शांति और युद्ध में चलाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है, बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी शक्ति का स्रोत विज्ञान है और जो राष्ट्र को शांति और युद्ध में चलाता है। डीआरडीओ की कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, क्या होती है, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर बात की जाए इसरो की स्थापना कब हुई है, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। इसकी स्थापना किसने की, विक्रम साराभाई ने आप कैसे इसकी स्थापना की। इसरो ने अपने पूर्ववर्ती संगठन, यानी इससे पहले इसका नाम क्या था, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, यानी पहले इसे कहा जाता था इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, आप कैसे इसे कहा जाता था। और
1962 में आप कह सकते हैं इसकी स्थापना हुई और इसी का स्थान किसने लिया? इसरो ने लिया। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में है। और कई बार पूछा जाता है इसरो की फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म बनती है। इसके साथ साथ अगर पूछा जाए कि इसरो के पहले अध्यक्ष कौन बने, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई आप कह सकते हैं इसके पहले अध्यक्ष बने। उन्होंने इसरो की स्थापना करके 1975 में भारत के पहले उपग्रह जो आर्यभट्ट जो था उसके प्रक्षेपण की देखरेख करके भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ अगर बात की जाए काठिया गेहूं जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है, तो ये आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है उसको नवाबों का शहर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। और लखनऊ किस नदी पर बसा हुआ है, तो गोमती नदी पर बसा हुआ है। इसी प्रकार से अगर बात करें उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की कृषि उपज काठिया गेहूं को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, यानी भौगोलिक संकेतक के रूप में मान्यता दी गई है। इस फसल के लिए जीआई टैग का आवेदन उन्होंने साल 2022 में किया था और 2 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद उनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए 2024 में कुछ जीआई टैग दिए गए हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश के जीआई टैग हैं केकिर अदरक, हस्तनिर्मित कालीन और वांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा के केसर को भी आप कह सकते हैं जीआई टैग मिला है। और भारत में सबसे ज्यादा केसर कहां पर पाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में ही पाया जाता है। गुजरात की कच्ची खेरक को जीआई टैग मिला है, यानी इसको आप बोल सकते हैं छुआरा जो है यहाँ का, वो आप कह सकते हैं कि जीआई टैग के रूप में जाना जाता है, यानी कच्ची खेरक। इसके साथ अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल के 5 उत्पादों को आप कह सकते हैं जीआई टैग मिला है, जिसमें सुंदरवन के प्राकृतिक शहद को, जलपाईगुड़ी के कालो नुनिया चावल को, मुर्शिदाबाद के गराड और कोरियल को, और नादिया और पूर्वी वर्धमान की तेगल साड़ियों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ साथ अगर पूछा जाए जीआई टैग भारत में आप कह सकते हैं इसकी शुरुआत कब से हुई, यानी 1999 अधिनियम के तहत जीआई टैग की शुरुआत की गई या लाया गया आप कह सकते हैं। और जीआई टैग भारत में यानी भौगोलिक संकेतक इसको कहा जाता है, और यह 15 सितंबर 2003 से लागू किया गया। और भारत में किसको सबसे पहले जीआई टैग दिया गया, तो वो दिया गया दार्जिलिंग की चाय को, और 2004 में इनको जीआई टैग मिला। इसी प्रकार से अगर बात की जाए उड़ीसा की लाल चटनी को जीआई टैग मिला। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य है जिसको एक दिन में सबसे ज्यादा 18 जीआई टैग मिले हैं, और अब तक उत्तराखंड को 27 जीआई टैग मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा जीआई टैग अगर पूछा जाए किस राज्य को मिले हैं, तो तमिलनाडु राज्य को सबसे ज्यादा जीआई टैग मिले हैं। इसी प्रकार से अगर बात की जाए हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है, तो उनका नाम है संजय नायर। हाल ही में सोरिन इन्वेस्टमेंट फंड के अध्यक्ष संजय नायर को 2024-25 के लिए एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। वह स्पाइस जेट के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक अजय सिंह का स्थान लेंगे, यानी उन्होंने किसका स्थान लिया है, अजय सिंह का स्थान लिया है, जिन्होंने चैम्बर के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। और एसोचैम एक गैर सरकारी व्यापार संघ है। इसके साथ अगर बात की जाए 2024 के जो ओलंपिक होंगे वो कहां पर होंगे, पेरिस में होंगे, और इसमें हमारा ध्वजावाहक कौन होगा उसके ऊपर हम बात करते हैं। खेल रत्न प्राप्तकर्ता या विजेता बोल सकते हैं और 2 बार के कॉमनवेल्थ चैंपियन टेबल टेनिस के खिलाड़ी शरत कमल आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजावाहक होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने हाल ही में इस बात की पुष्टि की है। शरत कमल ओलंपिक में भारत के 19वें ध्वजावाहक के रूप में चुने गए हैं। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम ने ध्वजवाहक के रूप में नेतृत्व किया था। यानी 2020 में ध्वजावाहक कौन बने थे, तो आप कह सकते हैं भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम जो आप कह सकते हैं वो ध्वजावाहक बने थे। और 2024 में कौन बनेंगे, तो आप कह सकते हैं शरत कमल जो टेबल टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं, उनको ध्वजवाहक का कार्यभार सौंपा गया है। इसके साथ अगर बात की जाए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक ये चलेगा। 10,500 एथलीट इसमें भाग लेंगे, 32 खेल इसमें करवाए जाएंगे और 329 स्पर्धाओं में आप कह सकते हैं यहां पर प्रतिस्पर्धा होगी। इसके साथ अगर बात की जाए पैरा ओलंपिक की, अगर बात की जाए 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक चलेगा।
जिसमें 22 खेलों में 4400 एथलीट भाग लेंगे, 549 पदक स्पर्धाएं शामिल होंगी और 206 देशों के खिलाड़ी आपके इसमें भाग लेंगे। और पैरा ओलंपिक में 184 देशों का प्रतिनिधित्व होगा। इसके साथ अगर बात की जाए 2024 जो पेरिस ओलंपिक है उसमें आप कह सकते हैं पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या रहेगा, तो उसका शुभंकर रहेगा फ्रिजियन कैप जो है आप कह सकते हैं इसका शुभंकर रहेगा। और शुभंकर के लिए पैरा ओलंपिक सेक्शन में एक कृत्रिम पैर रखा गया है, यानी कृत्रिम पैर को आप कह सकते हैं उसका शुभंकर बनाया गया है। इसके साथ अगर बात की जाए 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां पर आयोजित किए जाएंगे, तो आप कह सकते हैं अमेरिका में लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाएंगे। 2032 में कहां पर आयोजित किए जाएंगे ओलंपिक, तो आप कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आप कह सकते हैं ओलंपिक और आप कहते हैं पैरा ओलंपिक दोनों ही आयोजित किए जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। इसके साथ अगर बात की जाए कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कहां लॉन्च की गई है, तो यह की गई है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। इसके साथ अगर बात की जाए दोस्तों भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आईआईटी बॉम्बे में कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की है। भारत की पहली CAR-T सेल थेरेपी को आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से विकसित किया गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये किसके सहयोग से आप कैसे शुरू की गई है, तो ये आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल अस्पताल के सहयोग से विकसित किया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की पहली जीन थेरेपी की शुरुआत कैंसर के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक बड़ी सफलता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। और कैंसर के लिए कौन सी थेरेपी करवाई जाती है, तो केमोथेरेपी आप कैसे करवाई जाती है। इसके साथ अगर पूछा जाए हाल ही में किसे टाटा इंटरनेशनल का नया प्रबंधन निर्देशक चुना गया है, तो उनका नाम है राजीव सिंघल। इसके साथ अगर बात की जाए टाटा समूह की वैश्विक व्यापार और वितरण शाखा टाटा इंटरनेशनल ने हाल ही में राजीव सिंघल को अपना प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने आनंद सेन का स्थान लिया। किसका स्थान लिया उन्होंने? आनंद सेन का स्थान लिया। 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त हुए थे, यानी आनंद सेन जो आप कह सकते हैं 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त हुए। इससे पहले सहगल टाटा इंटरनेशनल के कार्यकारी निर्देशक और मुख्य परिचालन का अधिकारी रह चुके हैं। इसके साथ अगर बात की जाए टाटा समूह जो है कंपनियों का एक समूह है जिसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। यानी टाटा समूह क्या है? कंपनियों का समूह है जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। भारत में 1868 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था और यह भारत का सबसे बड़ा समूह है जिसमें 150 से अधिक देशों के उत्पाद और सेवाएं शामिल हैं और 100 देश इसमें आप कहते हैं 100 देशों में इसका परिचालन किया गया है, या 100 देशों में इसका उत्पादन आप कहते हैं इसको परिचालन के लिए भेजा गया है। इसके साथ साथ अगर पूछा जाए टाटा कंपनी का नाम टिस्को, जिसका पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इस कंपनी को 26 अगस्त 1907 में जमशेदजी टाटा और दोरबाजी टाटा ने आप कैसे शुरू किया था और कहां पर शुरू किया गया था? जमशेदपुर में इसको स्थापित किया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाटा कंपनी का नाम टिस्को, यानी जिसका पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको 26 अगस्त 1907 को स्थापित किया गया। किसके द्वारा? जमशेदजी टाटा और दोरबाजी टाटा के द्वारा जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और टेलीग्राम का चैनल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां पर आपको PDF फाइल प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों अपने माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और हमारे चैनल टारगेट जॉब स्कैन को सब्सक्राइब करें। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।